एवरीवन, आई एम आशीष कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आई होप आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो प्रस्तावना है उसको देखेंगे। और प्रस्तावना के अंतर्गत जो कुछ शब्द दिए हैं वो एग्ज़ाम में क्या होता, कई बार जो प्रस्तावना के अंतर्गत जो दिए गए शब्द हैं उनका सीधा सीधा अर्थ ही पूछ लिया जाता है। तो हम उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो भारतीय जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अभी तक कोई भी ऐसा संविधान नहीं है विश्व का जो इतना बड़ा लिखित संविधान हो। अगर इसमें मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में देखा जाए तो इसमें क्या है, 450, देखिए यहाँ पे दे रखा है 450 प्लस अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और साथ ही साथ 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान को लागू किया गया था तब 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, तो अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। और भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए क्या किया गया, एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान जो है वो ना तो लचीला है और ना ही क्या है, कठोर है। यानी यहाँ पर जो भारतीय संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों के जो मिला जुला रूप है। इतना ज़्यादा लचीला भी नहीं है कि कोई अपराध करे या किसी तरह का तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान ना हो, और सज़ा इतनी कठोर भी नहीं है, यानी दोनों का ही एक मिलता जुलता रूप है। यह भारत को क्या करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करता है। भारतीय जो संविधान है वो भारत को क्या करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करता है। इसमें क्या है, मूल अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं और साथ ही साथ क्या, हमें कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया। अब हम संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो क्या है कि देखिए ध्यान देना कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखो, यदि संविधान सभा की बात की जाए तो इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उसी दिन क्या किया गया था, जो वरिष्ठ सदस्य थे जिनकी एज सबसे ज़्यादा थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को एक मीटिंग हुई जहां पर स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव या को ही हम क्या कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। और यहाँ पर क्या किया, देखो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यहाँ पे हमने बात की कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर को क्या किया गया था, 1946 को पहली बार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया और यही क्या कहलाता, संविधान की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 की तो इसमें 3 शब्दों को, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को क्या किया गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। तो 3 तो ये शब्द होंगे और चौथा कोई और देगा। या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो इनमें से कोई एक दिया हो, 3 अलग दिए होंगे। तो इन तीनों शब्दों को याद रखना, ये कब जोड़े गए हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, अब ये है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना जिसमें लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
देखिए, तो यहाँ पर जो इतने भी शब्द दिए हैं कि जिनको मैंने अंडरलाइन किया, और साथ साथ अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता शब्द एक यहाँ पर, इसके अलावा अवसर की समानता, और यहाँ पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, इन शब्दों का क्या मतलब है वो हमें समझना है, उसको ध्यान रखना है। देखो, संविधान की प्रस्तावना जो है वो मैंने दे रखी स्क्रीन पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम इनमें क्या करेंगे, इन शब्दों का मतलब समझेंगे। जैसे समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सामाजिक आर्थिक न्याय है, स्वतंत्रता है, और इन सभी शब्दों के, अवसर की समता, इन शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका अर्थ क्या क्या मतलब है इनका। तो हम चलते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, हम भारत के लोग। देखो, हम भारत के लोग का मतलब क्या है, इस बात पर जोर देता है कि यह संविधान जो है वो भारतीय लोगों द्वारा क्या है एवं उनके लिए निर्मित है। यानी हम भारत के लोग, जैसा कि आपने प्रस्तावना में पढ़ा, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या हुआ कि ये जो संविधान है वो भारतीय लोगों द्वारा है और उनके लिए क्या है, निर्मित है। यानी सभी शक्ति जो है वो किसमें दी हैं, भारतीय लोगों में, यानी नागरिकों में से निकलती हैं, और भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है वो उनके लिए क्या, लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार है। दूसरा यहाँ पर है कि संप्रभुता, संपूर्ण प्रभु संपन्न कहा, तो संप्रभुता का अर्थ क्या है, संप्रभुता शब्द का जो अर्थ है वो है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। कहने का मतलब ये है कि भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से क्या पूर्णतः मुक्त है, यानी ये संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। अर्थात यहाँ पर जो है वो सीधे लोगों द्वारा चुने गए जो होते हैं वो एक मुक्त सरकार द्वारा शासित हैं, और यही सरकार कानून बनाने के लिए लोगों पर क्या करती है, शासन करती है। यानी यहाँ पर कोई भी विदेशी शक्ति कार्य नहीं करती है। यानी भारत क्या एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। अगला शब्द है यहाँ पर पंथ निरपेक्ष। देखो, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, निरपेक्षता की परिकल्पना जिस प्रकार से की गई है उसका अर्थ क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। देखिए, कोई भी, जैसे यहाँ पर क्या है कि राज्य यानी भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अपने विवेक की स्वतंत्रता के हकदार हैं। वे अपनी पसंद के धर्म को क्या अपनाने और उसका अभ्यास करने, उसके प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी यहाँ पर क्या है कि भारत जो है उसमें सभी धर्मों को वरीयता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार धर्म को चुन सकता है और उसको क्या कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो स्वतंत्र है। इसीलिए भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक। इसका मतलब क्या है, यह शब्द जो है इसका अर्थ है कि संविधान ने सरकार को एक ऐसा रूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। ठीक है, सत्ता चलाने वाले जो शासक हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जिम्मेदार होते हैं। गौरतलब है, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य शब्दों को अलग अलग समझने के बजाय एक साथ समझा जाए। देखो, गणराज्य का मतलब क्या है, लोकतंत्र गणराज्य का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कभी भी जो सत्ता में बैठा हुआ यानी जो सर्वोच्च पद है वो किसके द्वारा है, लोगों द्वारा चुना जाएगा, ना कि क्या हो, अनुवांशिक नहीं होगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति जो है उसका क्या होगा, वो कभी भी यानी 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या हो जाए, वो यानी उनके कोई भी अनुवांशिक आधार पे नहीं चुना जाएगा या उनका बेटा आ जाए वो गद्दी पे आके बैठ जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यानी संपूर्ण पावर किसके पास, जनता के हाथ में। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करेंगे, उस पद पर बैठ सकते हैं। देखिए, अभी हमने बताया गणराज्य शब्द का, लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, एक राजतंत्र के विपरीत है। राजतंत्र में क्या होता है
कि जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत आधार पर, यानी पहले बाप है, बाप के बाद उनका बेटा आया, वो अपने उस पर क्या है गद्दी पर बैठा, उसके बाद उनका बेटा आया, यानी इस तरह से चलता रहता है, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, यानी सत्ता चलाने हेतु नियुक्त किया जाता है। जबकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी इकाई है जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, यानी चुना जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि क्या है, भारत का प्रत्येक नागरिक देश के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसके मानक पूरे करने होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का बेटा आएगा तो वो ही राष्ट्रपति बन पाएगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर एक शब्द है न्याय। न्याय की बात की गई थी, तो न्याय में ध्यान रखना हमने 3 तरह के न्याय की बात की थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हम कह रहे हैं भारत का जो संविधान है वो सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का क्या करता, वादा करता। अब इस चीज़ को समझना कि सामाजिक न्याय क्या है, कि यानी भारत के अंतर्गत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति की संपदा या उसके आय के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना करना, ये क्या कहलाता है, आर्थिक न्याय कहलाता है। राजनैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को भारत में क्या मताधिकार करने का अधिकार है, साथ ही साथ उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये है हमारा राजनीतिक न्याय। यानी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द को 3 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, और यहाँ पर तीनों प्रकार का जो न्याय है वो मिलता है। नेक्स्ट शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की और अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की और अपने प्रतिनिधि चुनने की और अपने और समाज की बेहतरी के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपना धर्म चुन सकता है, नौकरी की, प्रतिनिधि चुनने की, सब क्या है, उसके पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता शब्द का मतलब है कि किसी भी गतिविधि पर किसी भी प्रकार की राज्य जो है वो रोक नहीं लगाएगा। ये स्वतंत्रता का मतलब है, यानी अपने आप को क्या करना, विकसित करने के लिए अवसर की प्राप्ति, ये क्या है, स्वतंत्रता है। समता शब्द की अगर बात करें तो ये क्या है कि धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भेदभाव नहीं होगा, ये हमने पहले ही बताया। तो ये क्या है कि संविधान इन सब पर क्या करेगा, नज़र में सब बराबर है, यानी संविधान की नज़र में हर व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लोगों के बीच कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक है, बंधुत्व की बात की जाए तो क्या करेगा, यहाँ पर सभी नागरिक के बीच जो आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, यानी भाईचारे की जो भावना है उसी को हम क्या कहते हैं, बंधुत्व कहते हैं। तो ये थी हमारे संविधान के जो प्रस्तावना के अंतर्गत कुछ शब्द जिनका हमने अर्थ समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के अंतर्गत जो बात करेंगे अनुसूचियाँ और संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।